आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, इस पार्ट में हमें स्टडी करना था यूरिन फॉर्मेशन। तो लेकिन आपको मैंने लास्ट वीडियो ख़त्म करने से पहले बोला था कि मैं आपको अपने जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं उनका अच्छे से डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में उनका क्वेश्चन आता है। तो इसको हम समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। तो देखो, इस डायग्राम के अंदर हमें दो नेफ्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, और इस नेफ्रॉन्स के अंदर आप ये ऑब्जर्व करो, ये वाला पोर्शन अपना क्या था, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसका लूप ऑफ हेनले कैसा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, साथ ही साथ मेड्यूला के अंदर ये डीपली एम्बेडेड है और वी कैन से डीपली एक्सटेंडेड है। लेकिन बात करें अगर हम इस वाले अपने नेफ्रॉन की, तो इसका लूप ऑफ हेनले आप देख सकते हैं, एक तो पहली बात शॉर्ट है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे अपना जो लूप ऑफ हेनले है वो आउटर मेड्यूला वाले पोर्शन में ही प्रेजेंट है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि किसका लूप ऑफ हेनले बड़ा है, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अपना नेफ्रॉन हमें ज़्यादा नंबर में देखने को मिलता है। तो आउट ऑफ अगर 100% की बात करें तो 85% अपने होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ये है अपना क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एंड 15% और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% अपना होता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपना जो लूप ऑफ हेनले होता है, इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स इनके पास वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। क्योंकि लूप ऑफ हेनले यहाँ पे स्मॉल है, तो कैपिलरी जो होती हैं अपनी सिर्फ यहीं तक आती हैं, पूरा इसके अराउंड अच्छे से नेटवर्क हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे वासा रेक्टा एब्सेंट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन बात करें अगर हम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की, तो इसके अराउंड कैपिलरीज का नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और यहाँ पे अपना वासा रेक्टा ये प्रेजेंट होता है। और अभी हम देखेंगे कि यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम भी सारा का सारा किसके ऊपर होता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के ऊपर ही होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कुछ खास पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। और फिर मैंने आपको जैसे बताया था, अब देखो ये अपना कलेक्टिंग डक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे अपने नेफ्रॉन्स जो हैं वो ओपन करते हैं, और अल्टीमेटली इट लीड्स इनटू कैलसिस वाया मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना पैसेज है वो और भी क्लियर हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे हम बताना चाहेंगे। अगर यहाँ पे आप डायग्राम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखो, ये था अपना बोमन्स कैप्सूल। अब बोमन्स कैप्सूल जो है ये DCT वाले पोर्शन के साथ, ये अपना क्या था, यहाँ पे दिस इज बोमन्स कैप्सूल, दिस इज PCT, लूप ऑफ हेनले, दिस इज DCT, ठीक है। तो अपना जो बोमन्स कैप्सूल है इसका ऊपर वाला पोर्शन DCT वाले पोर्शन के साथ बहुत अटैच्ड है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है, ये मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं क्या, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। ओके, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन अपने अलग हैं और ये क्या है अपना जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये अपना जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेट होता है, ठीक है, और बेसिकली वी कैन से यूरिन जो होता है अपना, ठीक है, उसके रेट को कंट्रोल करता है। अब इसको हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। तो स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। एग्जाम में पूछा जाता है हमसे कि अपना जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस जो है इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस चीज़ को हम देख लेते हैं। नीचे देखो हमने एक और डायग्राम पेस्ट करा है जहाँ पे इसका बड़ा इमेज है। तो हमारा JGA और वी कैन से जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है ये बना होता है किसका, ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलस और वी कैन से ग्लोमेरुलर सेल्स प्लस मैक्यूला डेंसा सेल्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है। अब जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कौन से होते हैं, देखो जहाँ पे भी ये जो अपनी एफरेंट आर्ट्रियोल है इसके सेल्स कांटेक्ट में आते हैं किसके, DCT के, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दिस इज कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ब्लड वेसल्स के सेल जो है वो स्वेल कर जाते हैं, सिर्फ इस साइड नहीं, इस साइड भी ये कर जाते हैं क्या, स्वेल अप, ठीक है। और इन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स।
इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, ग्रैनुल्स, ठीक है, और ग्रैनुल्स किसके होते हैं, इनएक्टिव रेनिन के। ओके, तो अब इस हार्मोन को क्या काम है उसको हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन वाले केस में। अभी आपको बस ये जानना था कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है एपरेटस अपना, ठीक है, इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैक्यूलर डेंसर सेल्स कौन से होते हैं, ठीक है, डीसीटी में ये सेल्स कौन से आ गए। तो देखो डीसीटी में हमने पढ़ा था कौन से सेल्स का बना होता है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का। ओके, तो जो सेल्स अपने इस ग्लोमेरुलस वाले पोर्शन के कांटेक्ट में होते हैं वहाँ पे सेल्स जो हैं नॉर्मल अपने क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, ठीक है, और उसी को क्या कह दिया जाता है, मैक्यूलर डेंसर सेल्स। सिंपल सी बात है, डेंस क्यूबॉइडल सेल्स को क्या कह दिया, मैक्यूलर डेंसर सेल्स। ओके, और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के बारे में आपको बता दिया। एक चीज़ याद रखनी है आपको हमेशा कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, रेनिन के ग्रैन्यूल्स, जो कि इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव कब होंगे उसको हम देखेंगे आगे। तो देखो यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले हमने बोला था आपको कि हम बताएंगे कि अपना जो यूरिया है बेसिकली ये बनता कैसे है, यानी कि क्या इसका साइकिल है, कैसे यूरिया बनता है लिवर के अंदर, क्योंकि लिवर में बनता है, ठीक है, उसके बाद ये ब्लड के थ्रू आता है कहाँ पे, किडनी के पास फॉर एक्सक्रीशन। ओके, तो इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसकी साइकिल को हम क्या कहते हैं। तो साइकिल का नाम क्या है, आर्निथाइन साइकिल। हमारे दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, एक क्रेब्स, आपने क्रैब का नाम पहले भी सुना होगा, इन्होंने दी थी क्या, क्रैब साइकिल। तो क्रैब और एक साइंटिस्ट थे हेसनलेट, इन दोनों ने मिलके ये साइकिल दी थी यूरिया फॉर्मेशन की, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रैब हेंसेलेट साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। अब इस साइकिल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें लगते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, 1 मॉलिक्यूल CO2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसका कितना रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो अब ये साइकिल स्टार्ट कैसे करती है, तो देखो ये अकर करती है पहली बात 2 जगह लिवर के अंदर, यानी कि आधी अकर करती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके, और आधी ये अपना अकर करती है साइटोप्लाज्म में। तो अब होता क्या है, सबसे पहले अपना अमोनिया कंबाइन करता है CO2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे अपने लगते हैं 2 ATP और रिलीज क्या होंगे, 2 ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये भी 2, और यहाँ पे हमें मिलता है कार्बामाइल फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे अपनी एक एंजाइम होती है जिसको हम कहते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। तो आपको ये पहला प्रोडक्ट याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब कार्बामाइल फॉस्फेट जो है ये एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के बीच में, ये एक्सेप्ट करता है ऑर्निथाइन जो अपना प्रेजेंट होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये दोनों मिलके बनाते हैं यहाँ पे सिट्रोलिन। अब अपना सिट्रोलिन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से आता है बाहर साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में इसको मिलता है क्या, एस्पार्टिक एसिड, ओके। अब एस्पार्टिक एसिड से मिलके किसकी प्रेजेंस में, ATP की प्रेजेंस में यहाँ पे हमें मिल जाता है आर्जिनोसक्सेनिक एसिड। तो यहाँ पे हमें मिल गया आर्जिनोसक्सेनिक एसिड। देखो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अभी इतना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मिल जाता है क्या, आर्जिनाइन। इम्पोर्टेंट क्या है वो भी हम बताएंगे। यहाँ पे हमें फिर मिलता है आर्जिनोसक्सेनिक एसिड से आर्जिनाइन। अब आर्जिनाइन जो होता है अपना, ये यहाँ पे गेन करता है वाटर और यहाँ पे रिलीज होता है अपना यूरिया, ठीक है, और वापस से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ऑर्निथाइन के अंदर, और ये साइकिल अपनी ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा क्या गया है कि आर्जिनाइन कौन से साइकिल में देखने को मिलता है, ऑप्शन देते हैं हमें ऑर्निथाइन साइकिल, और ये दे सकते हैं क्रैब हेंसलेट साइकिल, बोथ A एंड B ऐसे करके भी दे सकते हैं। सिट्रोलिन कौन सी साइकिल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो 3-4 चीज़ें ही हैं और ये याद भी हो गई होंगी आई गेस, लिखते लिखते अगर आपने साथ में लिख रहे होंगे या पढ़ भी रहे होंगे तो ये याद हो गए होंगे, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। याद रखना है ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन सी साइकिल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और दूसरा क्या है कि कौन कौन से यहाँ पे सबस्ट्रेट्स की ज़रूरत है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और 3 ATP। अब ये जो यूरिया बना है यहाँ पे, ये कहाँ पे आ जाएगा अपना, ब्लड के अंदर, ब्लड से आ जाएगा किडनी के पास। अब देखते हैं कि किडनी के पास
ये अपना ग्लोमेरुलस से यानी कि कैपिलरीज से बोमन्स कैप्सूल में कैसे एंटर करेगा, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब आते हैं हम वापस एनसीईआरटी पे। तो देखो, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर अपने होते हैं 3 प्रोसेस, कौन कौन से? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब ये डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में होता है। रीअब्जॉर्प्शन अलग जगह, सिक्रीशन अलग जगह एंड फिल्ट्रेशन अलग जगह। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड अपना आ रहा है किसके थ्रू? ग्लोमेरुलस के थ्रू, उसका होगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ऑन एवरेज, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है, ऑन एवरेज कितना? 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। पर मिनट में अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 1 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है। ठीक है, जो रफली कितना है? 1/5 ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन अ मिनट। अब अगर आप लोगों ने कार्डियक आउटपुट पढ़ा है, ठीक है, या बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा है, उसके अंदर एक टर्म है अपना कार्डियक आउटपुट। अगर आपको नहीं पता तो आप डाउटनोट पे जाके इस चैप्टर को देख सकते हैं, उसके अंदर हमने कार्डियक आउटपुट अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है? अपना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल पर मिनट, ईच वेंट्रिकल पर मिनट। बेसिकली बात यहाँ पे करते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल की। ठीक है, ये कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि अपना जो किडनी है 1 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर ऑफ ब्लड प्योरीफाई कर रही है। तो कितना हो जाएगा? 1/5 ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। सिंपल सी बात है। आगे मूव करते हैं। तो अपना जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर होता है, ये कॉज करता है क्या? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब एक बारी ऊपर वाले डायग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये अफरेंट आर्ट्रियोल है, इसका डायमीटर आप देख सकते हैं बड़ा है, इसका डायमीटर छोटा है। तो अभी क्या है कि ब्लड आ तो बहुत ज़्यादा रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम में आ रहा है, लेकिन निकलने के टाइम क्या है? डायमीटर कम हो गया तो वॉल्यूम जो है उसका कम निकलेगा। डेट मीन्स इस वाले एरिया में अपना जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब इस प्रेशर से क्या होगा? अपना जो ब्लड है वो स्क्वीज आउट करेगा थ्रू सेल्स ऑफ कैपिलरीज, और स्क्वीज आउट करके कहाँ पे जाएगा? अपना बोमन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब वापस आते हैं यहाँ पे हम। अब बात आती है कि अपना जो ये बेसिकली मेम्ब्रेन है, किसके बीच में? ब्लड के बीच में और फिल्टर्ड के बीच में कौन कौन सी मेम्ब्रेन आती है वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन आ जाएगी, तो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स आ गया। फिर अपना एक होगा क्या? एपिथीलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी दोनों लेयर्स की। सिंपल, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे अपने एंडोथीलियल सेल्स और वी कैन से ब्लड कैपिलरीज के सेल्स, यहाँ पे अपना बोमन्स कैप्सूल्स के सेल, और इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब होता क्या है कि अपने जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं बोमन्स कैप्सूल के, उसको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। अब ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोडोसाइट्स के बारे में पूछते हैं कि कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली दे आर एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन्स कैप्सूल। ये अरेंज होते हैं इंट्रिकेट मैनर और वी कैन से कॉम्प्लेक्स मैनर में, जिसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं? बहुत माइन्यूट स्पेसेस मिलते हैं इन सेल्स के बीच में, जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन सेल्स और स्लिट पोर्स। यानी कि कह सकते हैं कि अपना जो ये बोमन्स कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं, ये कुछ ऐसे अरेंज होते हैं कि बीच में क्या मिल जाते हैं हमें? बहुत फाइन फिल्ट्रेशन स्लिट्स और पोर्स। ठीक है, अब इनके थ्रू क्या होता है? इनके थ्रू ब्लड फिल्टर होके कहाँ पे आ जाता है? हमारे बोमन्स कैप्सूल में। अब क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, तो ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट सारे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़ के। किसको छोड़ के? प्रोटीन सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी बोमन्स कैप्सूल के अंदर, और हमें क्या मिल जाएगा? अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना फाइनली फिल्ट्रेशन हो रहा है कि सारी चीज़ें तो यहाँ पे आ गई, बस प्रोटीन्स नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं बहुत ज़्यादा फाइन हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो एक कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या कह दिया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब एग्जाम में पूछते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा के सारे कंपोनेंट्स तो यहाँ पे आ जाते हैं, बस क्या रह जाता है? प्रोटीन। तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, यानी कि जितने भी अपने आयंस वाइंस होंगे सब इसके अंदर हमारा फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
अब आप ये मत सोच लेना कि अपने ब्लड सेल्स वगैरह भी, क्योंकि ब्लड सेल्स तो किसका कंपोनेंट है, वो अपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स का कंपोनेंट है, ठीक है, जो अपना प्लाज्मा से अलग होता है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा को छोड़ करके जो प्रोटीन वाला पोर्शन होता है प्लाज्मा का, उसको छोड़ करके सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। वाटर हो गया, आयंस वगैरह हो गए, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो हमें क्या मिल गया, अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मिल गया। अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं ये, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, 1 मिनट के अंदर कितना फिल्ट्रेट बन रहा है उसको हम कह देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये कितना होता है, 125 ml पर मिनट, ये आपको याद रखना है। अब 1 मिनट का इतना है, तो पर डे का भी हमें मिल जाएगा, जो कि होता है 180 लीटर, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने का, इसमें 3 प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। कौन कौन से प्रेशर है, एक तो मैंने आपको बताया भी था, सबसे पहले था अपना ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये किस वजह से था, जो अपना डिफरेंस था किसके बीच में, अफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स के डायमीटर के बीच में। दूसरा होता है अपना कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम कहते हैं यहाँ पे कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड थर्ड है यहाँ पे अपना कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एग्जाम में वैसे ये तीनों प्रेशर के बारे में पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। अपना ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है कितना होता है, 75 to 60 के आसपास, ठीक है, 60 mm of Hg। और ये क्या होता है, किस वजह से बनता है, आपको मैंने बता दिया, क्योंकि हमारा एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल्स जो होते हैं उनके डायमीटर के बीच में डिफरेंस होता है, दैट्स वाई ये प्रेशर बिल्ड होता है। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर किस वजह से बिल्ड होता है, तो देखो अपने प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स अपनी रजिस्ट करती हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू बोमन्स कैप्सूल। तो बेसिकली ये रजिस्ट कर रही हैं, तो उसको हम लिख देते हैं माइनस में, मतलब कि ये फिल्ट्रेशन को रोकती हैं, ठीक है। तो इसका कितना होता है, ये होता है -32 mm of Hg। फिर आते हैं हम कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये किस वजह से होता है, कॉस्ड बाय फ्लूइड दैट रीचेस इनटू बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। अब कुछ फ्लूइड जो है अपना फिल्टर होकर क्या कहाँ पे जा रहा है, बोमन्स कैप्सूल में भी जा रहा है। तो अब ये भी तो हो सकता है ना कि देखो वो फ्लूइड क्या करे, आने वाले फ्लूइड को थोड़ा रोके। अभी क्या है कि जैसे मान लो कोई आपका, यहाँ पे हम जार मान लेते हैं, यहाँ पे दूसरा जार है, ठीक है, जार नहीं एक जार है, ठीक है। अभी क्या है कि आप इसके अंदर एक पाइप से वाटर डाल रहे हैं, तो जब तक ये जार खाली था यहाँ तक तो ईजिली भर जाएगा। अभी क्या है कि जब ये पाइप तक वाटर पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं जो पानी आ रहा है थ्रू पाइप, ठीक है, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर है इस जार के अंदर, वो क्या करेगा, थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा हो लेकिन थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना। तो इसे ही समझ लो कि बोमन्स के अंदर जो फ्लूइड आ जाता है वो अपने आने वाले फ्लूइड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी कि उसके फ्लो को रेजिस्ट करता है। तो ये भी अपना किस में होगा, माइनस में। और ये कितना होता है, 10 to 18 mm of Hg, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर अब हम निकालें क्या, EFP मतलब कि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है, ये कितना आएगा, तो 75 to 60 माइनस 32, ठीक है, मैक्सिमम ले लेते हैं इसका, ये कितना आ जाएगा 32, और इसके साथ इसको प्लस कर देते हैं हम प्लस 18, तो हमारा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 to 25। तो ये नेट प्रेशर है जिससे अपना फ्लूइड मूव करता है फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू बोमन्स कैप्सूल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, तो इन सारी वैल्यूज़ को आप याद रखना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था JGA के बारे में, यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के बारे में, तो उसकी बात हो रही है। किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब जो ये फिल्ट्रेशन रेट है 180 लीटर्स पर डे, ये ऑल्टर ना हो, ठीक है, यह हमेशा कांस्टेंट रहे, इसके रेगुलेशन के लिए किडनी के पास होता है मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म क्या है, इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ओके। तो JGA क्या है, एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो किससे बनता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन इन DCT एंड एफरेंट आर्टियोल एट लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। जैसे ही हमारा GFR रेट फॉल करता है, यानी कि 180 लीटर से कम हो जाता है, तो JGA के सेल्स
एक्टिवेट हो जाते हैं और ये रिलीज़ करते हैं रेनिन को। इनके पास क्या प्रेजेंट थे, हमने ग्रैनुल्स देखे थे रेनिन के, इनके पास ग्रैनुल्स प्रेजेंट थे। तो जैसे ही GFR फॉल करता है वो इनएक्टिव रेनिन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक्टिव रेनिन के अंदर। ठीक है, फिर फर्दर चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होंगे हम हार्मोन रेगुलेशन में देखेंगे इसी में आगे। ठीक है, तो हार्मोन रेगुलेशन के अंदर देखेंगे, लेकिन अभी क्या समझ लो कि जो रिलीज ऑफ रेनिन होता है ये अल्टीमेटली GFR को नॉर्मल ले आता है। ठीक है, अगर मैं ब्रीफ में बताना चाहूँ तो कैसे नॉर्मल ले आएगा कि अपना जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको इंक्रीज़ कर देगा। कैसे इंक्रीज करेगा कि अपनी जो इफरेंट आर्टियोल थी जो ब्लड लेके जा रही थी उसका डायमीटर और कम कर देता है, यानी कि ये जो अपना जो प्रेशर है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। और क्या मेथड्स होते हैं वो हम देखेंगे आगे जब हम स्टडी करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये क्या कह रहे हैं कि अपना जो फिल्ट्रेट है वो कितना बन रहा है पर डे, 180 लीटर्स, लेकिन यूरिन कितना रिलीज होता है, सिर्फ 1.5 लीटर्स। डैट मीन्स कि अपना 99% ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है बाय रेनल ट्यूब्यूल्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। ओके, तो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन वो परफॉर्म करते हैं क्या, एक्टिव ऑफ पैसिव मैकेनिज्म, और एब्जॉर्ब करते हैं वेरियस सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड हो गया, Na+ हो गया। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ अपना नाइट्रोजनस वेस्ट ये भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। देखेंगे हम क्यों हो जाता है और किस लिए करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, मेनली तो क्या है, ऑलमोस्ट सारा वॉल्यूम किस वजह से, वाटर की वजह से है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये होता है इनिशियल सेगमेंट वाले रीजन में, यानी कि PCT वाले पोर्शन में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस जैसे कि H+ हो गया, अमोनिया हो गया इनटू फिल्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, अब हो रहा है सिक्रीशन। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से और वी कैन से मेड्यूलरी फ्लूइड से क्या करते हैं अपने सेल्स, रेनल ट्यूब्यूल्स के H+ आयंस हो गए, अमोनिया हो गया, उनको फिल्ट्रेट में सिक्रीट करते हैं, यहाँ से ट्रांसफर करते हैं फिल्ट्रेट के अंदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है अपना इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। किस लिए, ये हेल्प करता है इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं यूरिन के फॉर्मेशन में। कौन कौन सी थी वो अपनी, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखो क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, यानी कि अपने जो ट्यूब्यूल्स की हमने बात करी ये क्या कर रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, सिक्रीशन कर रहे हैं। तो कौन से ट्यूब्यूल्स में क्या क्या होता है, किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, किस चीज़ का सिक्रीशन होता है। एग्जाम में इस पोर्शन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल से। ओके, थैंक यू सो मच।